गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से अपने उसी पुराने अंदाज में। एक बार हम आपके सामने फिर से कुछ नए 10 वर्ड्स लेकर गए हैं जिनको हम आपको अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं और आपको इन्हें यूज करना है। आफ्टर दैट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वर्ब में फिर से बढ़ेंगे। और याद रखिएगा आज वर्ब का ये लास्ट वीडियो है। इसके पहले मैंने कई वीडियो बनाए, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए, बस ये आज एक अंतिम वीडियो है। अच्छे से ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर अन्य बीच में अगर कोई भी ऐसे पॉइंट्स आते रहते हैं जो किसी एग्जाम पूछे जाते हैं या कोई हो सकता है ना बताया गया हो, कोई जरूरत हो आपको आगे हम बताते रहेंगे। फिलहाल मैंने सारे पॉइंट्स जितने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री कर रही है, किस कंडीशन पे करेगी, सिंगुलर प्लूरल का क्या कारण है, सही यूज किया गया, किस कंडीशन में नाउन प्रोनाउन वर्ब के साथ संतुष्ट हो रहे हैं नहीं, ये सारे पॉइंट्स मैंने एक तरफ से क्लियर कर दिए हैं। आज हम लास्ट पड़ाव पर होंगे। वर्ब में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार देखने को मिल जाते हैं और एरर होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो चलिए उससे पहले हम लोग वर्ब को पढ़ने से पहले 10 वर्ड्स को जान लेते हैं और वो 10 वर्ड्स कौन से आपके सामने बोर्ड पर है देखते हैं। और आपका काम क्या है, इन वर्ड्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करना, सेंटेंस में ढालने की कोशिश करना। कभी भी जब इनका हिंदी बोलना हो तो आपको कोशिश करनी है कि इनकी इंग्लिश में ही यूज किया जाए। तो देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज एम्बिगुअस। याद रखिएगा, एम्बिगुअस पढ़ सकते हो या एम्बिगुअस। इसका मतलब अस्पष्ट होता है, संदिग्ध होता है, जहां पर कंफ्यूजन हो, कंफ्यूज होता है, क्लियर नहीं होता है, वो कंडीशन पे जब बात आती है तो वहां पर कहलाता है एम्बिगुअस, अस्पष्ट या संदिग्ध। द नेक्स्ट वर्ड इज अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा, बुयंट। आप BUOYANT, बुयंट, इसका मतलब होता है प्रसन्न, चेरी, हैप्पी। जहां पर प्रसन्न का सेंस आता है, खुश होने का सेंस आता है, वहां पर आप हैप्पी और चेरी की जगह पर क्या लगा सकते हैं, बुयंट। याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग पर आपको विशेष फोकस करना होता है। नेक्स्ट वर्ड इज फैदम। याद रखिएगा, फैदम एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है भली भांति समझना, अच्छे से समझना किसी बात को। और इससे आप बहुत अच्छे से परिचित हो। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अक्सर आता रहता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, कोई भी पैराग्राफ, कोई पैसेज दिया गया है, आपको उसको अच्छे से पढ़ के समझना होता है और उसके बाद उससे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर, उसी से एक वर्ड बनता है कॉम्प्रीहेंड। तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब ही होता है भली भांति समझना, अच्छे से समझना। तो फैदम का सिनोनिम कॉम्प्रीहेंड बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज सीजर। याद रखिएगा, सीजर एक बढ़िया वर्ड है जिसका मतलब होता है आक्रमण करना। आपने अटैक सुना होगा, इनोवेशन सुना होगा। अटैक का मतलब भी आक्रमण करना, इनोवेशन का मतलब भी आक्रमण करना होता है। बट दिस इज द अदर वर्ड सीजर। आप अटैक और इन्वेशन की जगह सीजर का प्रयोग कर सकते हैं, इसका मतलब किसी पर आक्रमण कर देना। अच्छा वर्ड है। आगे आपका दिया हुआ है प्रोहेसी, बढ़िया वर्ड है। देखिएगा, प्रोहेसी एक नया वर्ड है जिसका मतलब होता है भविष्य के बारे में कुछ बतलाना, भविष्यवाणी करना। आपने सुना होगा जैसे प्रेडिक्शन या एक फॉरकास्ट होता है। फॉरकास्ट का मतलब भविष्य के बारे में बतलाना, भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्ट करना, तो प्रेडिक्शन का मतलब भी होता है भविष्यवाणी। तो आप उसकी जगह पर यूज कर सकते हैं प्रोहेसी। द नेक्स्ट वर्ड इज, याद रखिएगा, कल्मिनेशन। बढ़िया वर्ड है कल्मिनेशन। आप इसका मतलब होता है पराकाष्ठा, बिल्कुल चरम सीमा तक, लास्ट, एक्सट्रीमली जिसे कह सकते हैं। तो कल्मिनेशन का मतलब होता है चरम बिंदु, बिल्कुल लास्ट, चरम बिंदु या पराकाष्ठा जिसे बोलते हैं, वहां पर आता है कल्मिनेशन। द नेक्स्ट वर्ड इज एरुडाइट। याद रखिएगा, एरुडाइट, एरुडाइट का मतलब विद्वान, स्कॉलर जिसे बोलते हैं, स्कॉलरी, पंडित, विद्वान, ज्ञानी। तो वहां पर स्कॉलर या स्कॉलरी का सेंस पर आप किसका यूज कर सकते हैं, एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब विद्वान होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज नोवाइस। अच्छा वर्ड है। नोवाइस का मतलब होता है जो व्यक्ति नया नया काम करना स्टार्ट करता है। द पर्सन हु हैज नॉट एनी एक्सपीरियंस, जिसके पास अनुभव नहीं होता है, वो नोवाइस कहलाता है। यू कैन से दैट बिगिनर्स, यू कैन से दैट जो अप्रेंटिस कराया जाता है वहां पर भी आप शुरुआत होते हैं। टायरो एक पर्सन होता है, तो बिगिनर, अप्रेंटिस करने वाले और जो टायरो होते हैं वो सब नोवाइस कहलाते हैं, नौसिखिया जो होते हैं। लास्ट सेकेंड वर्ड है पोच। एक अच्छा वर्ड है पोच। यहाँ पर देखिएगा, घुसपैठ करके शिकार करना। तो स्पेशली इसका मतलब शिकार करने से ही होता है, लेकिन चोरी से, चुपके से, चुप करके शिकार करना, हंट कह सकते हैं। हंटिंग जो होती है तो शिकार करना, घुसपैठ करके किसी चीज का शिकार करना, दैट इज कॉल्ड
पोच। द लास्ट वर्ड इज एक्सहॉर्ट। देखिएगा एक्सहॉर्ट एक वर्ड है जिसका मतलब दबाव डालना, किसी चीज को दबाना, पुश करना, फोर्स देना, वो कहलाता है हमारा एक्सहॉर्ट। तो एक्सहॉर्ट का मतलब होता है दबाव डालना। ये 10 वर्ड्स हैं, आपको अच्छे से समझना है, लर्न करना है, अपने जुबान में बिठा लेना है और ज्यादा से ज्यादा इन वर्ड्स का यूज भी करना है। याद रखिएगा ये ऐसे वर्ड्स मैं आपको बताता हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ज्यादातर जो वर्ड्स होते हैं ये कंपटीशन में आपके आ चुके हैं और आने की पॉसिबिलिटी भी होती है। तो हम कन्वर्सेशन में, कंपटीशन में कहीं पर भी अंडरस्टैंडिंग, कभी न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़ सुनना है, मोस्टली आप कोशिश करिए इफ यू वांट टू गेट a strong base of English you have to read, write and listen English। आपको ज्यादा चीजें अंग्रेजी में देखनी पड़ेंगी, अंग्रेजी ज्यादा लिखना पड़ेगा और कोशिश करिए इंग्लिश के म्यूजिक सुनिए, इंग्लिश के आप न्यूज देखिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। फिलहाल ये 10 वर्ड्स आप इनको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम अपने कुछ अच्छे और पॉइंट्स पर पढ़ते हैं जो हमारे वर्ब से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे, तो याद रखिएगा वर्ब से रिलेटेड ही पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको ये लग सकता है कि ये तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन रहा है। याद रखिएगा कभी कभी क्या होता है कि जो वर्ब होती है, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट के पहले लगा दी जाती है, फिर भी उसका कार्य इंट्रोगेशन का नहीं होता, वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम आपको लिख रहे हैं, आप इनको ध्यान से समझिएगा। जैसे ना लिख दिया जाए, और एरर कहां से आती है, यहां पर मैंने लिख दिया नॉट ओनली ही रीड्स बट आल्सो ही राइट्स। याद रखिएगा कभी कभी बट ही आल्सो राइट्स लिखा मिलेगा। इसका मतलब क्या है, वह केवल पढ़ता ही नहीं है बल्कि लिखता भी है। वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। याद रखिएगा जब दो वर्ब कनेक्टेड होते हैं नॉट ओनली बट आल्सो से, सब्जेक्ट एक ही होता है, पर्सन की बात एक ही करे और वो पर्सन से रिलेटेड दो कार्य होते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट कर दिया आपने तो उसमें क्या एरर पूछी जाती है। और देखो ये सेंटेंस जो दिया गया है आपके सामने बोर्ड पर, इसमें एरर है। अब आपको समझ नहीं आया कि क्या गलत है। सही तो लिखा हुआ है, वो केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है, अर्थ भी सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है। एरर कैसे आती है, अब देखिए इसका करेक्शन होगा तो क्या होगा, नॉट ओनली डज ही रीड बट आल्सो, मैंने बोला बट ही आल्सो भी लिखा मिल सकता है, आप उसको ध्यान रखिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, मतलब हमारा बताने का क्या हुआ कि नॉट ओनली से स्टार्ट था, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था वहां पर सब्जेक्ट के पहले आपने हेल्पिंग वर्ब डज का यूज कर दिया। अब डज क्यों लगा, डू क्यों नहीं लगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर इस वजह से डज लगाया। तो ये हमारा पॉइंट क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, यही एक इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान से समझिएगा, ये हमारा कहलाता है इनवर्जन। याद रखिएगा ये पॉइंट क्या कहलाता है, इनवर्जन। इनवर्जन का मतलब होता है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो किसी एडवर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं या किसी अन्य कंजक्शन से, अदर वर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं। उस कंडीशन में सेंटेंस में टेंस और काइंड्स के आधार पर जो हेल्पिंग वर्ब लगनी होती है, उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। याद रखिएगा इसका मतलब ये नहीं कि ये इंट्रोगेटिव बन गया, ये इन्वर्जन है। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड है आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कभी भी सेंटेंस आपका हार्डली से स्टार्ट हो जाए, या कभी सेंटेंस आपका रेयरली से स्टार्ट हो जाए, या सेंटेंस आपका स्कैर्सली से स्टार्ट हो जाए, या सेंटेंस सेल्डम से स्टार्ट हो जाए, याद रखिएगा, या सेंटेंस आपका नेवर से स्टार्ट हो जाए, किसी भी कंडीशन में ये हमारा इन्वर्जन कहलाता है। इसके अतिरिक्त आपका सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हो सकता है, तो आप याद रखिएगा कि इनसे सेंटेंस आपका स्टार्ट है तो ये हमारा इनवर्जन कहलाता है। हार्डली, रेयरली, स्कैरली, सेल्डम, नेवर,
इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको करना क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर मेन वर्ब आएगी। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। याद रखिएगा, एरर ऐसे पूछी जाती है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लिख देता हूं। जैसे यहां पर लिख दिया जाए, एक सेंटेंस में लिखूंगा, ध्यान समझिएगा, ही नेवर गोज टू टेम्पल। आपको यह सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, वो कभी भी मंदिर नहीं जाता है। ही नेवर गोज टू टेम्पल, बिल्कुल सही है। बट अगर सेंटेंस को मैंने नेवर से स्टार्ट कर दिया और फिर यहां पर लिख दिया मैं नेवर ही गोज टू टेम्पल, तो यही आपका एरर है। अब आपको करना क्या पड़ेगा, करेक्शन जब करेंगे तो नेवर से स्टार्ट है तो सेंटेंस के टेंस के आधार पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगानी पड़ेगी। नेवर डज ही, अब जैसे डज लगेगा तो गोज से यस हट जाएगा। क्यों, जब डज लग गया तो वर्ब में लगाने की आवश्यकता नहीं है। आफ्टर दैट हमको जैसा लिखा है सेम राइट डाउन कर देना। याद रखिएगा, यही कहलाता है हमारा इन्वर्जन। ध्यान से समझिएगा, मैंने लिखा गया कि अगर सेंटेंस नेवर से स्टार्ट है तो याद रखिएगा किस कंडीशन में आपको इन्वर्जन कानून फॉलो करना है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होते हैं, उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट के पहले लगा देना है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट के पहले उसका यूज करेंगे, वहां पर भी हमारा क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पॉइंट्स जो थे वो हमने बता दिए। लास्ट पॉइंट आपका बचा हुआ है, वो हम एक पॉइंट आपको और बता देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम एक और पॉइंट बता देते हैं। एक पॉइंट मैंने इसके पहले बताया था आपका, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, उसी से रिलेटेड पॉइंट है आपका, बिल्कुल सेम है जैसा लार्ज नंबर ऑफ और द ग्रेट नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, बिल्कुल उसी तरीके से आपका एक पॉइंट है। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिएगा, फटाफट देख लेते हैं क्या है। चलो आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। इसके बाद में ये नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा पॉइंट है, आप समझिएगा, वर्ब से रिलेटेड अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे कई बार आपने सुना होगी, कई वस्तुएं होती हैं, उनका एक वैरायटी होती है, इतने प्रकार की चीजें थी, इस प्रकार का सेंस था, इतने वैरायटी, तो टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, वैरायटी ऑफ, नंबर ऑफ, इसी प्रकार से याद रखिएगा किस कंडीशन में हमें इसका यूज करना है। देखिएगा, जैसे लिख दिया जाए ए वैरायटी ऑफ, उसके बाद में आपका एक नाउन मिलेगा और वो भी नाउन कैसा होगा आपका प्लूरल, तो यहां पर वर्ब क्या लगेगी। और दूसरा अगर लिख दिया जाए द वैरायटी ऑफ, तो उस कंडीशन में अगर हमारा नाउन दिया गया है काउंटेबल है, प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है, तो फिर यहां पर आपकी वर्ब कैसी लगेगी ये हमें समझना है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब ए वैरायटी ऑफ लिखा हुआ है तो उस कंडीशन पे जो वर्ब आएगी वो आपकी प्लूरल आएगी, और जब द वैरायटी ऑफ लिखा हुआ है तो उस कंडीशन पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। याद रखिएगा, ए वैरायटी ऑफ, आगे जो भी हमारा नाउन आएगा वो काउंटेबल होगा, प्लूरल होगा, उसके साथ में जब वर्ब लगेगी तो प्लूरल आएगी, और द वैरायटी ऑफ जब आएगा उसके साथ जब वर्ब लगेगी तो सिंगुलर आएगी। देखिएगा, जैसे एग्जांपल हम आपके सामने लिख देते हैं, कैसे, जैसे लिख दिया जाए यहां पर ए वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स। देखिए, ए वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स, यहां पर क्या लिखा है, ए वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक, फिर मैंने यहां पर लिख दिया चार्म्स एवरीवन। ए वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स, जो खुश कर देने वाली चीजें होती है वो सभी को चार्म कर देती हैं। तो यहां देखिए
ए वैरायटी ऑफ लिखा, इसका मतलब बहुत सी वस्तुएं, कोई भी ऐसी वस्तु है, कई ऐसी वस्तुएं जो प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, हम लोगों को चार्म करती हैं। तो मैंने बोला ए वैरायटी ऑफ आएगा, इसका मतलब वर्ब प्लूरल आएगी। तो जब वर्ब प्लूरल आएगी तो आपको चार्म्स की जगह क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ए वैरायटी ऑफ प्लीजिंग, जहां पर चार्म से लिखा हुआ है आपको चार्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। और जब वर्ब प्लूरल आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस नहीं लगाया जाता। ये हमारा पॉइंट था आज वर्ब से रिलेटेड, याद रखिएगा ए वैरायटी ऑफ। और आपको बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं वो आप याद रखना है। सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट को पहचानना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, किस को इशारा कर रहा है, वो सारी चीजें हमें याद रखनी है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, जिनसे हमें डाउट्स रहते हैं, ज्यादातर एरर होने की पॉसिबिलिटी रहती है, वो सारी चीजें हमें आपको यहाँ पर पढ़नी है। मैंने लगभग सारे पॉइंट्स बता दिए। फिर भी अगर कभी आपको किसी भी एग्जाम का कोई भी एरर वर्ब से रिलेटेड है, नहीं समझ में आता है, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट पे हमें लिखिएगा, हम उसको सोल्यूशन आपको देंगे। और आप एक कमेंट जरूर दिया करिए, जो भी है आपको एक कमेंट छोड़ा करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करिए। चलिए ठीक है, आप रिवीजन करते रहे, पढ़ते रहे, जितने भी लगातार इसको आप प्रैक्टिस में लाते रहे। और जो मैंने बताया कि इंग्लिश सीखने के लिए वोकैब बहुत जरूरी है, तो आप उनका भी लगातार प्रैक्टिस करते रहे, उनका यूज करें, ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। तो मिलते हैं आपको फिर एक नए वीडियो में नए रूल्स के साथ में। तब तक आप लगातार पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहिए और घर में रहिए, स्वस्थ भी रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।